Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about ITTR of this chapter. All accounting entries in which only. अब ये देखना है कि हमने कहाँ पर हमने यानी कि नई रेशो लेनी है, कहाँ पे पुरानी रेशो लेनी है. All accounting entries in which only old partners are being debited or credited. सिर्फ old partner debit या credit होंगे तो फिर क्या करनी है, old रेशो लेनी है. लेकिन एक्सेप्ट द ओनली वन एंट्री, सिर्फ उस एंट्री में ऐसा नहीं करना दैट रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल प्रीमियम बोर्ड इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, जिसमें जो नया पार्टनर है आपको पता है जब वो आए तो गुडविल के बदले में कोई ना कोई पैसे दे, उसे क्या कहते हैं, गुडविल प्रीमियम. तो जब अगर वो ले आया तब नई रेशो थोड़ी बहुत ही बनेगी, अदरवाइज बाकी हर सिचुएशन में क्या रहेगी, ओल्ड रेशो ही आपने लेनी है, नई वाली रेशो नहीं लेनी. ऑल अकाउंटिंग एंट्री इन विच ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर आर बीइंग डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो वहाँ पर आपने कौन सी रेशो लेनी है, न्यू रेशो लेनी है. इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल प्रीमियम निकालने का, गुडविल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, जितना उसका शेयर बनता है उसको मल्टीप्लाई कर देना. सैक्रिफाइसिंग, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ये पहले भी मैंने बता दिया हुआ है कि कैसे ये निकलते हैं. सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट की जाती है, बाय सब्ट्रैक्टिंग न्यू रेशो फ्रॉम द ओल्ड रेशो. लेकिन अगर ओल्ड रेशो ग्रेटर देन अ न्यू रेशो तो रिजल्ट क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो. लेकिन अगर न्यू रेशो इज ग्रेटर देन द ओल्ड रेशो देन इस क्या होगा, इसे गेनिंग रेशो कहेंगे. फॉर्मूला दोनों का एक ही है. आगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, रीवैल्यू की उसको दोबारा से वैल्यू असाइन करना. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर or retirement of existing partners, net assets of the firms are revalued to the fair value. fair value मतलब market value के लिहाज से. revaluation would cause increase or decrease in the book value, या तो फिर जो आप बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो कंपनी अपनी बुक के अंदर लिखी होती है, उसने कंपनी की जो बुक होती है उसके अंदर या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है. फॉर इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, अगर उसके अंदर इंक्रीज हुआ है तो फिर जो सा भी वो एसेट्स है उसको डेबिट कर देना. डेफिनेटली एसेट्स एंड इंक्रीज हुआ है तो एसेट्स में इजाफा हो तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, और रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी. उसके बाद अगर डिक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली एसेट्स से डिक्रीज हुआ है तो एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं. तो एसेट्स क्रेडिट आ गया और रीवैल्यूएशन डेबिट. इसी तरह फॉर इंक्रीज लाइबिलिटी बढ़े तो इस डेफिनेटली इसका उल्टा कर लेना. तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, रीवैल्यूएशन डेबिट. डिक्रीज इन लाइबिलिटी इसका ऑपोजिट हो जाएगा. इंक्रीज ऑफ गेन और रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन ओल्ड रेशो से. एस इंक्रीज ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, क्रेडिट में क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का क्या मतलब है, एसेट्स या लाइबिलिटी, इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ एनी चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट इन पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन. मैनेजमेंट मस्ट डू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी बिकॉज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स of the firm is not equal to the book value of the net assets on the date of when change in partnership constitution. कब ऐसा की रीवैल्यूएशन की जाती है, जब उसका जो एसेट्स और लाइबिलिटी, जो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो सेम ना आ रही हो, तब फिर रीवैल्यूएशन की जाती है. उसमें फ़ायदा भी हो सकता है, उसमें लॉस भी हो सकता है. अब ये देखो बुक वैल्यू मैंने बताई थी, क्या कहते हैं, जो कंपनी की बुक होती है, जो कंपनी जो अपनी बुक के अंदर हिसाब किताब लिखती है, ये मतलब कि जो हमने एक्सपेक्टेड किया था इतने की चीज़ क्या होगी, बिकेगी, उसे बुक वैल्यू कहते हैं. फेयर वैल्यू कौन सी होती है, जो मार्केट की वैल्यू होती है, जो जिस पे हमने कोई चीज़ परचेज की होती है. ठीक है, बुक वैल्यू मार्केट की वैल्यू, और फेयर वैल्यू क्या होती है, जो मार्केट की वैल्यू चल रही होती है. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर इंटेंड्स टू रिटायर, जब वो रिटायर हो गया, हिज या हर कैपिटल अकाउंट बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ शेयर इन गुडविल एंड रीवैल्यूएशन गेन और लॉसेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज लोन टू द एंटिटी. ठीक है, कोई भी जो पार्टनर है वो रिटायर हो गया तो क्या करना है, उस जितना भी उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी बनता होगा ना, वो बिजनेस के ऊपर क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी, कि उसने उसको सारा कुछ वापस करना है जितना भी उसका बनता होगा. डेथ ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर हिज या हर शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट, जितना भी उसका बनता होगा, इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट
और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, जितना भी पिछले सालों का प्रॉफिट जितना भी बनता होगा ना, जो भी एवरेज बनेगी उस लिहाज से सब उसको देना है। वो इस तरह कह लो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जिस साल वो फौत हुआ है उस साल 4 माह का, यानी कि 4 माह उसने वो अकाउंटिंग ईयर के निकाल लिए थे, उस मंथ निकाल लिए थे, तो 4 माह तो बिजनेस के अंदर रहा है ना, तो 4 माह का जितना भी प्रॉफिट या लॉस जिस लिहाज से बनता होगा वो उसके मंथ के लिहाज से काट लेंगे। द पार्टनर्स एग्रीमेंट वुड आल्सो स्टेट वेदर द डिसीज्ड पार्टनर वुड बी एंटाइटल्ड टू शेयर इन गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो कुछ भी ऐसा लेता होगा कैपिटल के ऊपर से इंटरेस्ट या गुडविल के ऊपर जितना शेयर बनता होगा सारा उसको देना है। ठीक है, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट इज क्रिएटेड, उसका एक एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, तो शेयर इन प्रॉफिट जितना भी उसका शेयर वगैरह जितना भी बनता होगा ना वो सारा कुछ उसके अंदर जाएगा। कोई लोन वगैरह पे करना है उसकी फर्म तो वो सारा कुछ उसमें से डिडक्ट करके बाकी सारी उसको अमाउंट दे दी जाएगी, या उसकी कोई ड्राइंग वगैरह बनती है वो भी सारी काट कूट के फिर बाकी उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। On the date of change, like in profit sharing arrangement, addition, retirement of admission, any amount of appearing in unappropriate profit and loss account or balance reserve will be transferred to those partner capital account who were partnered before such change in books of accounts। आगे ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये लेंथी ज़रूर है लेकिन ये बड़ा इजी है। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सारा कुछ पीछे हमने फाइनल अकाउंट किया था, दो चीज़ें बनाते थे, एक क्या बनाते थे प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या बनाते थे हम बैलेंस शीट बनाते थे। इसमें सिर्फ एक नई चीज़ बनेगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, नहीं अदरवाइज बाकी सारा कुछ वही कुछ रहेगा, सेम वही। शाज़रा एंड सुमैया आर पार्टनर इन ट्रेडिंग बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, ये उनकी रेशो है 3:2। द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम 31 मार्च 2050 वॉज एज फॉलोज। अब दो ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स दी हुई हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे आपको पता है हमेशा क्या लिखते हैं, एसेट्स, वो आईलो वाला जो रूल है, इस तरफ क्या लिखते हैं एसेट्स और एक्सपेंस, और इस तरफ क्या आती है इनकम लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी। ठीक है, अब इसी तरह ये देख लो, ओपनिंग स्टॉक क्या हमारा एक्सपेंस है, परचेजेस क्या हमारा एक्सपेंस है, डेटर ये सारा मैंने वो लिखा हुआ है। एडवर्टीजमेंट के वैसे तो एक्सपेंस है, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 साल का बनता है और 1 साल का इसके अंदर क्या आ गया प्रीपेयर, यानी कि साल के अंदर बनाते हैं, उसने 2 साल का दिया हुआ है तो फिर 1 साल का क्या हो जाएगा प्रीपेयर हो जाएगा, जो उसने एडवांस में पे कर दिया हुआ है वो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 6000 में से 3000 माइनस कर देंगे। उसके बाद ये सारा ये ड्राइंग है, ड्राइंग शाज़रा इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो सारे ज़्यादातर सारे क्या लिखे हुए हैं एसेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, और ये सारे क्या लिखे हुए हैं ओनर इक्विटी लाइबिलिटी और इनकम। ठीक है, ये ड्राइंग जो शाज़रा की और ये ना ये कहाँ पर आएगी नॉर्मली, ये जो ड्राइंग के अंदर जाएंगे ना उसमें से माइनस कर देंगे जो उसका कैपिटल होगा। नीचे एडजस्टमेंट कुछ दी हुई हैं कि स्टॉक ऑन हैंड, ऊपर आपको पता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है ना वो कौन सा बैलेंस होता है, वो ओपनिंग बैलेंस होता है जो ऊपर दिया हुआ था, और जो नीचे दिया हुआ है ये कौन सा बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनके 2 फैक्ट होते हैं, 2 फैक्ट यानी कि वो 2 जगह पे आने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, दूसरी क्या बना रहे हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना रहे हो, तीसरी क्या बना रहे हैं बैलेंस शीट, यानी कि इन तीनों में से किसी 2 जगह पे, एक ही जगह पे भी 2 दफ़ा आ सकता है, 2 जगह पे इनका अफेक्ट जाता होता है। बैलेंस शीट इसका भी 2 जगह पे होगा। रिटर्न ऑफ 2000 फॉर फर्दर बैड डेट्स, 2000 के क्या हो गए बैड डेट्स, हमारे पैसे डूब गए हैं तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस के तौर पर आएगा एक तो, और दूसरा एंड मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर की अमाउंट जितनी है उसमें से क्या करेंगे हम 5% लेंगे। अब देखें डेटर कितने हैं हमारे पास 12,000 में से, ठीक है। अब आपके दिन में आएगा 12,000 का 5% लेंगे, नहीं जी 12,000 का 5% ही लेंगे, उसमें से डेटर्स 12,000 में से पहले ये जो रिटर्न ऑफ होगी अमाउंट जो निकल गई हुई है जो पहले लिख ली हुई है वो पहले माइनस करेंगे, 12,000 में से 2,000 बाकी रह जाएगा 10,000, तो 10,000 का फिर 5% लेके वो इंक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में आएगी, ठीक है, वो 2000 माइनस करके। आगे ये सिंपल ही है, डेप्रिसिएशन 5% बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के अमाउंट के ऊपर से 5% ले लेना, मशीनरी की अमाउंट के ऊपर से 10%, फर्नीचर के ऊपर से 10%।
ठीक है। एक तो ये इनकम स्टेटमेंट में आप आ जाएगा, मैंने कि वो जो बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। दूसरा उधर बैलेंस शीट में इनकी अपनी अमाउंट में एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर वेजेस एंड सैलरीज, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज हैं, ये भी उधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर चली जाएंगी दोनों। दूसरा उधर बैलेंस शीट में चली जाएंगी। रिपेयर 1600 ऊपर रिपेयर बताया हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे, एक उधर एसेट में चला जाएगा। क्रेडिट परचेज अमाउंट टू बी 4000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि उधार परचेज किया था, उधार किया, नगद किया, अब चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं ना, तो वहाँ परचेज करना भूल गए थे, तो ऊपर परचेज की अमाउंट बताई हुई है, उसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। बोथ पार्टनर आर इंटाइटल टू एनुअल सैलरी। शैजरे की 15,000 सैलरी है और सुमैया की कितनी है, 10,000 सैलरी है। ठीक है, आगे ये देख लें सिंपल। सबसे पहले शैजरा है, सुमैया जिसकी बना रहे हैं वो लिखेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2050। सबसे पहले क्या लिखते हैं, 3 पोर्शन बनाए हुए कैलकुलेशन आसानी के लिए। सबसे पहले सेल्स लिखी 2,20,000, ये भी दी हुई है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मेन हेडिंग है, ये हेडिंग लिखी। उसके बाद क्या, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो लिख लिया। उसके बाद परचेज, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है वो लिख लिया। फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, ये नीचे दिया हुआ था, जो मैंने कहा था उधार खरीदा पर लिखना भूल गए थे नीचे एडजस्टमेंट के अंदर, तो उसको इसके अंदर प्लस करके इधर लिख लेंगे। फिर ये क्लोजिंग स्टॉक, वो भी मैंने बताया था नीचे एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है, वो इधर लिख के इसमें से माइनस करके बाकी अमाउंट इधर लिख लेंगे। इसमें से माइनस करके आपके पास, ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सेल्स माइनस CGS क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद अदर इनकम या डिस्काउंट रिसीव्ड, वो कितने का, 65,000 और 6500, ये भी आपका ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर दिया हुआ है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले वेजेस सेल्स स्टाफ 5,000, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, वो प्लस करके 7,000। उसके बाद सैलरी, ये भी ऊपर ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, नीचे जो आउटस्टैंडिंग सैलरी की नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है वो प्लस करके इधर लिख देंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 6,000, जो मैंने बताया था कि 2 साल की उसने दे दी थी, लेकिन एक टोटल 2 साल की दी है, उसमें जो 1 साल जो प्रीपेयर जो अगले साल की दी हुई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी 3,000 आ गया। उसके बाद इंश्योरेंस भी दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये 10,000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और नीचे ये जो 1,600 है ये नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जो पहले पे कर दिया हुआ है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रीपेयर माइनस कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। यूटिलिटी बिल, ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है। डेप्रिसिएशन, ये तीनों की जो नीचे एडजस्टमेंट के अंदर दी हुई थी उसकी उनकी परसेंटेज के लिहाज से निकाल के प्लस करके इधर लिख दी। फिर बैड डेट्स भी 2,000 बताए थे दूसरी एडजस्टमेंट के अंदर। फिर ये जो मैंने 500, ये कैसे निकला, मैंने बताया था 12,000 में से बैड डेट्स वाला 2,000 माइनस करेंगे, 10,000 का 5% लेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर ये दोनों को प्लस करके इधर, ठीक है, ये सारी अमाउंट इधर लिख लेनी है। फिर इसमें से वो कर लेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 35,000 आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स में से जब CGS माइनस करती हैं तो क्या निकलता है, ग्रोस प्रॉफिट निकलता है। तो जब उसमें से ग्रोस प्रॉफिट में से जब उन सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके अदर इनकम प्लस करके और दूसरे सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपके पास क्या निकलाता है, नेट प्रॉफिट निकलाता है। आगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जो मैंने बताया था ना कि इसके अंदर ये नई चीज़ बनती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट वो बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2050। पहले शैजरा का और सुमैया का दोनों को बना रहे हैं। पहले इनका जो नेट प्रॉफिट आया वो तो दोनों का एक ही है ना, 35,000। उसके बाद ये नीचे एडजस्टमेंट के अंदर दोनों की सैलरी दी हुई है नीचे वाले ट्रायल बैलेंस से नीचे। पार्टनरशिप की कितनी, शैजरा की कितनी 15,000 सी और सुमैया की कितनी है 10,000, तो वो दोनों को प्लस करके इधर लिखेंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे। अब जितने इसकी अमाउंट आई है ना उस रेशो के लिहाज, रेशो मैंने बताई थी ट्रायल बैलेंस के स्टार्ट पर बताई हुई थी 3:2, तो टोटल कितना 5 है, 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, वो इधर लिख देंगे। बाकी क्या आ जाएगा, ये नीला आ जाएगा, ये इनका टोटल करके लिख लेना। आगे बनाते हैं बैलेंस शीट में क्या कहते हैं, शैजरा एंड सुमैया बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2002।
आप सबसे पहले लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कह लो, आप फिक्स एसेट कह लो, जो सालों तक हमें फ़ायदा देते हैं। ये बिल्डिंग की अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, इसमें से ये जो डेप्रिसिएशन जो निकाली थी नीचे एडजस्टमेंट के अंदर से वो एक माइनस कर दी। ठीक है, मैंने कहा था दो होते हैं इसके इफेक्ट एडजस्टमेंट वाले के। एक तो ये सारे डेप्रिसिएशन उधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गए थे, दूसरा इधर एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। इसको माइनस किया, ये आ गया, ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ये तीनों की जो अमाउंट है वो माइनस कर ली। उसके बाद करंट एसेट्स, ये क्लोजिंग स्टॉक एक हमारा उधर आ गया था CGS के अंदर, दूसरा इधर अफेक्ट आ गया। कितना आ गया 5000। उसके बाद ट्रेड डेटर वही बात आ गई, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर 12000 से थे, जो बैड डेट्स हुए थे 2000 वो माइनस किए, तो जो प्रोविजन हुई है 500 वो भी माइनस करके इधर अमाउंट आ गई। प्रीपेयर एडवर्टीजमेंट जो 1 साल की पहले दे दी हुई थी वो इधर आ गई। उसके बाद प्रीपेयर एंड रिपेयर आ गया 1600। उसके बिल रिसीव एबल 8000, कैश इन हैंड 5500। ये सारी अमाउंट इधर आ गई, टोटल कर लिया। इधर का भी उतना ही टोटल होना चाहिए। ऑनर इक्विटी, शेजरा कैपिटल, शेजरा का जो प्रॉफिट का शेयर था, जो उसकी ड्राइंग थी वो माइनस कर दी, ये दोनों प्लस करके ये माइनस कर देंगे। इसी तरह सुमैया का भी ऐसे ड्राइंग माइनस और वो दोनों प्लस करके इधर लिख देंगे। जो टोटल आएगा 50000 वो इधर लिख दिया। लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर 21000, अनरिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड नहीं किए थे वो प्लस करके 25000 हो गया। बिल पेबल लाइबिलिटी हमारे ऊपर वो भी आ गया। आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग चीज़ें उधर आपने क्या करनी होती हैं, प्लस करनी होती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। और यहाँ पर आपने जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आपकी कहाँ, आउटस्टैंडिंग कोई भी जो चीज़ है वो कहाँ आती है, लाइबिलिटी के अंदर। जो प्रीपेड है वो एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर जाती होती है। तो फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 98000। तो इसलिए एसेट्स और लाइबिलिटी वाली साइड का जो आंसर है वो हमेशा सेम आना चाहिए। ओके।